मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच एक भयावह जंग चल रही थी। सोल्जर्स की भारी खुरदुरी चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। सबका एक ही मकसद था, उस पेल डेविल को बर्बाद करना। नॉक्स वॉन रेनहोवर नाम का आदमी एक जगह शांत खड़ा था, हाथ में तलवार पकड़े हुए। काले बालों वाला लड़का नीचे देख रहा था जब आसपास चीखों की गूंज हो रही थी और उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। उसने सोचा, सब कुछ हमेशा की तरह किस्मत के एक और ख्याल से ही शुरू हुआ। एक बड़े सेना दल ने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाए। एक नाइट जोर से चिल्लाया, इस गंदे डेविल को मार डालो, और भीड़ एक साथ गरज के साथ आगे बढ़ी। जवान ने सीधा आगे देखा, अपने कभी वफादार रहे दोस्त के अल्फाज याद करते हुए। उन बातों का मतलब वो पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन नॉक्स के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ गया। आदमी ने अपना हथियार घुमाया और उसका पुराना दोस्त अपनी आंखों से एक आंसू गिरते महसूस कर रहा था। सफेद बालों वाला लड़का तेज हवा के झोंके के साथ आगे दौड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार में मना डालकर एक ही बार में दुश्मन पर हमला किया। खून उसके कपड़ों पर टपक गया। उसके सामने खड़ा था उसका पुराना दोस्त। नॉक्स का चेहरा लहू से लिपटा हुआ था, लेकिन वो चुप था। दूसरा लड़का उसकी तरफ देखता रहा, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुमने अपने साथियों के खिलाफ तलवार क्यों उठाई? उसके सुनहरे बालों में अब भी एक रोशनी चमक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि नॉक्स ने डेविल के साथ सौदा क्यों किया। उसके जहन में एक लड़की का साया उभरा। नॉक्स के धोखे से हैरान सुनहरे बालों वाला लड़का आंखें बंद करके बोला, तुम्हारे अल्फाज मुझे किसी की याद दिलाते हैं, लेकिन अब सब इतना आगे बढ़ चुका है, मैं नहीं जानता कहना चाहिए या नहीं। मारवा का आदमी, मतलब नॉक्स, सीधे चेहरे से बोला, हाँ, इसका मतलब तो बनता है। उसके बाद धोखेबाज की आंखें पर्पल रोशनी से चमकने लगी। वो बोला, अगर तुम्हें जवाब चाहिए और दर्द का अंत भी, तो तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। तुम जानते हो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। काले बालों वाला लड़का शांत आवाज में बोला, अगर यही तुम्हारी असली इच्छा है तो मैं उसका सम्मान करूंगा। अचानक पीछे पड़े हुए नाइट्स के लाशें हिलने लगी। उनके शरीर से नीली ऊर्जा निकली और वो दोबारा जीवित हो गए। नॉक्स ने अपनी तलवार तेजी से घुमाई, मॉन्स्टर्स को घायल किया, खून छिटका, लेकिन उनके घाव पल भर में भर गए। नेक्रोमैंसर ने अपना हाथ उठाया, मना की लहर छोड़ते हुए, और अपने अनडेड वॉरियर्स को आदेश दिया। दुश्मन ने पहला हमला रोका, लेकिन एक विस्फोट उसके सामने हुआ। विलन ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी सफ़ेद भौहें थिरकी और उसने एक अनडेड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक पर्पल बीम एक मॉन्स्टर के सीने पर लगी। धोखेबाज ने उस दिशा में देखा और धीरे धीरे चलने लगा। फिर एक पागल सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम और मजबूत हो गए हो। उसकी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हवा में ऊर्जा का एक गुच्छा बना और नेक्रोमैंसर के पीछे एक बड़ा गोल निशान चमक उठा। उसने आंखों में एक चमक के साथ हाँ में सिर हिलाया और अपने फॉलन नाइट को आदेश दिया, नॉक्स पर हमला करो। दुश्मन मुस्कुराया, जमीन कांप उठी, एक जबरदस्त धमाका हुआ। नेक्रोमैंसर लड़खड़ाया, तेज हवा चलने लगी। फिर उसने गुस्से से भौहें सिकोड़ ली। एक दुश्मन उसके बिल्कुल सामने आ गया। लड़के की आंखें फैल गई। पर्पल मना के फ्लेयर के साथ एक बड़ा अनडेड उसके सामने आकर उसका बचाव कर गया। मारवा का आदमी बोला, अगर मुझे तुम्हें मारना है और जिंदा लाश से सच सुनना है तो ऐसा ही सही। उसकी नजर एकदम मजबूत थी। जमीन पर मरे हुए सोल्जर्स बिखरे पड़े थे। बारिश गिरने लगी। जवान ने पूछा, नॉक्स, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों छोड़ी वो दोस्ती जो कभी नहीं मिट सकती थी? मॉन्स्टर अपने मास्टर का बचाव कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसे वो कभी जानता था, उसने अकेलेपन का रास्ता क्यों चुना। उसने गुस्से से भौहें सिकोड़ ली, सोचते हुए आज इनमें से कोई एक जिंदा नहीं रहेगा। सीन बदला। एक आदमी को स्टॉक्स में बांधा गया था। उसके ऊपर एक तेज तलवार लटक रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर देखा, सोचते हुए, इस तलवार की छाया ही एक आत्मा के लिए सबसे भयावह चीज है। उसके हाथ में छुरी थी। उसके सामने उसका पिता बंधा था। एक लड़की ने अपना हाथ चेहरे के पास उठाया, उस आदमी की बेइज्जती देखकर। पास खड़ा एक लड़का धमकाया, अगर चुप नहीं रही तो अगला नंबर तुम्हारा है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था जब लोग उसके जुल्म पर फुसफुसा रहे थे। एक आदमी पसीना पोंछते हुए बोला, हम सिर्फ चुप रह सकते हैं, विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। गार्ड स्टेज पर खड़े थे। पूरी दुनिया में जंग का तूफान था और आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऊपर काले कौवे उड़ रहे थे। नक्शे पर दिख रहा था, पूर्वी कॉन्टिनेंट लहू से भर गया था। बहुतों को फांसी दी गई। इस जंग ने मारवा फैमिली को भी खत्म कर दिया। ये इस नरक युद्ध के आखिरी शिकार थे। जवान ने नीचे देखा और सोचा, बेमायने के समय में बेईमान रास्ते ही काम आते हैं। अमीर लोग सिर्फ फुसफुसाते रहे, ताकत वाले अपनी मर्जी चलाते रहे और कमज़ोर लोग जिंदा रहने के लिए चोरी करते रहे। कटी हुई गर्दनें जमीन पर बिखरी थी। कमज़ोर लोग हर दिन मौत के साथ खेल रहे थे। आम लोग डरे हुए देख रहे थे जब उन्हें जिंदगी के इस मौत के डांस में धकेल दिया गया। बंधा हुआ आदमी चुप था। राजा ने भौहें सिकोड़ ली। ये सचमुच एक नरक का द्वार था जहां लोग दर्द से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कॉन्टिनेंट अब एक जीता जागता जहन्नुम बन चुका था। सिल्वेस्टर, एक नोबेल घराने का मुखिया, हंसी के साथ चिल्लाया, तमाशा शुरू करो। उसने नीचे देखकर एग्जीक्यूशन देखा।
भीड़ गरजने लगी। जवान शांत खड़ा था। एलन ने झुककर पूछा, क्या आपने शुरू करने का आदेश सुना? प्रोटैगनिस्ट झुककर आगे बढ़ा, हथियार हाथ में था। उसकी नज़र बंधे हुए आदमी पर टिकी थी। काउंट मुस्कुराया और जोर से बोला, लड़के, रस्सी काट दो। वो एक कदम आगे बढ़ा। रस्सी उसके पिता के ऊपर तनी हुई थी। किशोर ने अपने हाथ ऊपर उठाए। ऑडियंस ने उस लड़के को शॉक में देखा। काउंट ने एग्जीक्यूशन को खुलेआम खुशी के साथ देखा। लड़के ने रस्सी काट दी, ब्लेड नीचे गिरा, खून का एक छींटा हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, एक इंसान की मौत की आवाज बुचर की शॉप में कारकस काटने की आवाज से अलग नहीं होती। लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा, शॉक में। लाल खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़े। एक आंसू उसके गाल पर बह गया। उसके हाथ पूरे खून से रंगे हुए थे। जमीन पर भी वैसे ही निशान थे। ये सब घटनाएं उस जवान लड़के के कंधों पर एक असहनीय बोझ बनकर बैठ गईं। प्रोटैगनिस्ट ने नीचे देखा, हॉरर से भर गया। उसने अपने पिता और इस दुनिया के बीच का आखिरी रिश्ता तोड़ दिया था। आदमी का सर जमीन पर लुढ़क गया। लियोन ने उदास नजर से सोचा, मैं एक कातिल बन गया हूं। उसकी आंखें धीमी पड़ गईं। दूर एक बड़ा शहर दिख रहा था। सफेद शर्ट पहने वो जवान अपने नोबल परिवार का प्रतिनिधि था। दूर तक एरिस्टोक्रेट्स के सिलुएट्स नजर आ रहे थे, जो पूरे राष्ट्र के सहारे के खंभे थे। एक मैनिकिन जैसे राजा ने सिंहासन पर बैठकर हुकूमत की। जैसे एक मशहूर प्लेराइट ने लिखा था, द हेड दैट वेयर्स द क्राउन इज हैवी। लियोन ने सामने देखा। तख्त का दौर सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो इस शक्ति का बोझ उठा सके, उसने सोचा। टेबल के इर्द गिर्द कई लोग बैठे थे। जब प्रोटैगनिस्ट एक गंभीर चेहरे के साथ बैठा था, उसे मारवास परिवार के नए मुखिया के रूप में स्वागत किया गया। एक अधिकारी ने मेज पर हाथ पटका और जोर से चिल्लाया, सिल्वेस्टर का प्रभाव का क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब वो मारवास की जमीन पर खुलेआम हमला करेंगे। पुलैंड ने थोड़ा दूर देखा और कहा, माय लॉर्ड, रक्षा को मजबूत करो। एक बुजुर्ग आदमी ने लड़की की तरफ देखा और बोला, समय आ गया है एक समझदार फैसला लेने का। लियोन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सब चुप रहो। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, मैं मजबूर हूं तुम सबसे थोड़ा और समय मांगने के लिए। मुझे सब कुछ तौलना होगा। उसके अधीनस्थों ने कहा कि ये मामला ज्यादा देर तक नहीं लटकाया जा सकता। ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं होगा मारवास जैसे महान घराने के लिए। लड़का आगे बढ़ा। हॉलवे में चलते हुए उसने सोचा, अपने पिता लॉर्ड रून की अकस्मात मौत के बाद मैं परिवार का मुखिया बन गया। उसने लंबी काली चोगा पहनी थी और वो सिर्फ 14 साल का था। जमीन पर मोज़ेक डिजाइन चमक रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, हाउस ऑफ मारवास जो कभी शक्तिशाली नेक्रोमैंसर्स का घर था, अब नष्ट हो गया है, अपनी पुरानी शान खो चुका है। लियोन रुक गया। उसने दीवार पर लटके पोर्ट्रेट्स देखे। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, माँ बाप के बारे में सोचता हुआ। उसने आंखें बंद की और अपने मन में पूछा, वो मेरी जगह होते तो क्या करते। आगे बढ़ते हुए उसने सोचा, मुझे पता है ये सवाल कभी जवाब नहीं पाएंगे, क्योंकि मुर्दे बात नहीं करते। लेकिन फिर भी उसे राह दिखाने वाली एक आवाज़ की ज़रूरत थी। यंग मैन दरवाजे के पास आया। उसके मन में था, मुझे अपने घर की शान और समृद्धि वापस लानी होगी। उसने ऊपर देखा। दरवाजे के ऊपर वेलोन का पोर्ट्रेट लटका था, उनके घर का पहला पूर्वज और अपने युग का अकेला नेक्रोमैंसर। लियोन ने अपने पूर्वज को देखा और सोचा, हमारे घर को पहचान मिली थी जब फाउंडर ने अपना बैटलफील्ड पर अपना नाम बनाया था, लेकिन उसके बाद हमारे खानदान में कोई भी उसके बराबर का नेक्रोमैंसर पैदा नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने अपने पुरखों की कल्पना की। एक पुराना किला नजर आया। लीडर ने आंखें बंद की। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और सोचा, आखिर ये सब मेरे अपने पिता को मारने तक आ गया। उसने दरवाजा खोला और एक बड़े ऑफिस में घुस गया। टेबल के पास जाके उसने अपने परिवार के क्रॉनिकल्स वाली किताब को छुआ। लियोन ने सोचा, वेलोन, हमारे घर का फाउंडर लगभग एक दास्तान है। उसके जहन में एक भीड़ थी, मॉन्स्टर्स की भीड़। सिर्फ हाथ के इशारे से पूर्वज ने अपने दुश्मनों को मौत के तूफान की तरह बहा दिया। मुर्दों के लश्कर को बुलाकर एक सफेद झंडा नेक्रोमैंसर के सामने लहरा रहा था। समय के साथ पूरा वेस्टर्न रीजन उसके कब्जे में आ गया। कुछ ही महीनों में उस आदमी ने एक शेर के सामने खड़े होकर डेमन मारवास से एक पैक्ट किया और कॉम्पोनेंट के सबसे बड़े राजों में से एक हासिल किया। किताब के कवर पर एक लाल आंख बनी थी। विलोन ने ये राज एक भयानक नेक्रोमैंसर से पाया था। लीडर ने नजर हटा ली और सोचा, इसी ने हमारे पूर्वज को मौत पर हुकूमत करने की शक्ति दी थी। किताब को देखते हुए उस लड़के ने सोचा, ये एक अनमोल विरासत है जो फाउंडर से सीधा डिवारिसी होती आई है। यही वो पुस्तक है जिसने मारवास घर को उसके उदय के दौर में पहुंचाया, जब पूरे महाद्वीप में सिर्फ हम नेक्रोमैंसर्स थे। उसने पन्ना पलटा। अचानक लड़का सूख गया। उसने किसी की आवाज सुनी। उसके शरीर से पसीना छूट गया। उसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? हेडमैन के ऑफिस में एंटी मैजिक फील्ड होने के बावजूद ये टेलीपैथिक आवाज कैसे आ रही है? उसने पीछे मुड़कर पूछा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? लियोन ने नजर हटाई। तब एक अजीब आवाज आई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन जवान ने तुरंत उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अचानक पूरा कमरा अंधकार से भर गया। उसने एक आंख बंद की, फिर सिर उठाया।
उसके ऊपर एक बड़ा शेर दिखाई दिया। प्रोटैगनिस्ट ने उस जानवर को देखा और पूछा, ये जगह क्या है? डेमन ने अपना पंजा उठाया और बोला, क्या तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मेरे बारे में कभी बताया नहीं? शेर ने उस जवान की तरफ देखा और कहा, मुझे महसूस हो रहा है जैसे तुम्हार और रून के बीच का बंधन टूट गया है। उसने दांतों को कस कर कहा, मैं हमेशा उसकी अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति से चिंतित था। एक डार्क क्लैन के लॉर्ड के लिए वो बहुत नरम था। प्रेडेटर लियोन के सामने खड़ा होकर पूछा, पुराने लॉर्ड की मौत के जिम्मेदार कौन है? किशोर ने अपना सिर उठाया, आंखों से हल्का प्रकाश निकलते हुए बोला, मैं हूं। शेर ने गुस्से से नाक सिकोड़ी और जोर से दहाड़ा। लड़के ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। डेमन ने मुंह खोलकर फिर पूछा, क्या तुमने अपने ओथ बाउंड कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया? यंग लॉर्ड ने धीरे से मुंह खोला और ऊपर देखकर दोबारा कहा, हाँ, मैंने ही अपने पिता को मारा। शेर की आंखें चमक गई। उसने जोर से दहाड़ मारकर चीखा। प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर देखा। उसके जहन में एक तस्वीर उभरी। उसके हाथ में चूरी थी, खून लगा हुआ था और उसके पिता का सर जमीन पर लुढ़क रहा था। लियोन ने हॉरर में सब देखा। डेमन ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सिर्फ रस्सी काट देने से तुम कातिल नहीं बन जाते। यंग लीडर ने नीचे देखा और कहा कि ऐसा नहीं है। डेमन ने उसे ध्यान से देखा। उसके माथे पर एक लाल निशान था और उसे लगा जैसे उस लड़के के अंदर अंधकार का एक ऑरा था। उसने उसके आसपास बैंगनी मना देखा, सोचता हुआ कि ये बच्चा आखिर क्या कुछ भुगत चुका है जो अभी भी उसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर छुपी हुई है। एक लाल लिक्विड उस लड़के के पैर के नीचे फैल गया। मना की धुंधली फॉग उसके इर्द गिर्द छा गई। शेर की आंखें खुल गईं। उससे लगा ये तो असंभव है। उसने लियोन के पूर्वज को उसके पीछे खड़ा सोचा और सोचा कि ये लड़का तो उससे भी आगे बढ़ सकता है। प्रेडेटर ने अपना पंजा मुंह के पास उठाया और अपना परिचय दिया, मैं मार्वस हूँ, नरक के 72 डेमन्स में से एक। वो जानवर जमीन पर लेट गया और बोला कि वो अभी डेमोनिक दुनिया से वापस आया है और इंसानों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करता है। उसने याद किया और कहा कि वो कभी उसका वफादार दोस्त था, साथ ही नेक्रोमेंसी के ज्ञान का मूल भी, जिसे मारवा के घर की पहचान बनी। लियोन ने डेमन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बारे में तो कहानियां बनी हैं। उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुमने मेरे पुरखों को नेक्रोमेंसी का फॉरबिडन कला सिखाई थी? बीस ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि वो नेक्रोनोमिकैनन से बंधा हुआ था, पर एक समय वो एक डरावना डेमन था। लड़के ने नीचे देखा और कहा, हमारे पुरखों का कहना था कि नेक्रोमेंसी हमारे खून में है। डेमन चुपचाप उसे देखता रहा। यंग मैन ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्वस ने हमें छोड़ दिया? उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। प्रेडेटर खड़ा हुआ और पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लीडर ने हाथ उठाया और बोला, एलीन के पुरखों के समय से हमारे घर में ऐसा कोई नेक्रोमेंसर पैदा नहीं हुआ जिसका स्तर उनके बराबर हो। अगर ये कोई संकेत नहीं है कि तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया तो और क्या है? वो शांत चेहरे के साथ बीस्ट की तरफ देखता रहा। बीस्ट ने कहा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसके पीछे काला चक्र बना और उसने समझाया, तुम्हारे परिवार में कोई भी नेक्रोमेंसी की पूरी शक्ति इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि तुम सब उतने मजबूत वेसल्स नहीं हो जितना जरूरत है। लियोन ने हैरानी से उसे देखा। मार्वस ने वेलन का परिचय दिया और कहा, तुम्हारे वंश में कोई भी इस लड़के जैसा प्रभावशाली प्रतिभा नहीं रखता, इसी वजह से तुम्हारे खानदान का पतन हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने अपने होंठ छुए, फिर सिर झुकाकर बोला, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। ये तो कमजोर लोगों का अनिवार्य परिणाम है जो युद्ध में बार बार हारते रहे हैं। मार्वस ने लीडर को देखा और पूछा, क्या इसीलिए तुमने अपने पिता की मौत को इतनी आसानी से स्वीकार लिया? लड़के ने कहा, अब इसका कोई मायने नहीं, उनकी मौत कोई खास बात नहीं थी। उसने अपना हाथ चेहरे के पास उठाया और शेर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बीस ने दांत निकाले और कहा, मैं इनकार करता हूँ। उसकी आंखें चमक उठीं। मदद एक दया भाव का काम होता है जिसमें एक पक्ष को कुछ नहीं मिलता और किसी डेमन के साथ कोई भी समझौता एक डील होता है। लड़के ने भावों को सिकोड़ कर कहा, डील नेक्रोमेंसर की पावर के बारे में है। बीस ने उससे घूर कर देखा। लियोन ने पूछा, क्या मार्वस मुझे वो शक्ति दे सकता है? डेमन ने मुंह फेर लिया और बोला, तुम्हें इन पावर्स से क्या लेना देना, तुम में तो कुछ खास नहीं। बीस ने सीधा उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम में इन्हें विकसित करने की क्षमता है? लियोन ने आंखें बंद करके कहा, मुझे लगता है हाँ। अगर मैं बिल्कुल ही निकम्मा होता तो तुम जैसे उच्च श्रेणी के डेमन मेरे साथ एक शब्द भी नहीं बोलते। उसने खून से भीगे आदमी को सोचा और कहा, आम इंसान तो सिर्फ डेमन से बात करते ही अपना सारा मना खो देते हैं और भ्रम देखने लगते हैं। लियोन ने एक विशाल राक्षस को कल्पना किया और कहा, जब तक वो खेलता रहता है इंसान मर जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने नजर हटाई और बोला, पर जब तक मैं अभी तक जिंदा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो है। मार्वस ने उसे देखा और सोचा, ये लड़का बिल्कुल भी अक्षम नहीं, इसका दिमाग असाधारण है। प्रेडेटर उसके सामने बैठ गया और याद दिलाया, डेमन के साथ कोई भी समझौता एक डील होता है, पर प्रोटैगनिस्ट ये बहुत पहले से जानता था। यंग मैन ने ऊपर देखा और बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि सोचूं मेरे पास कुछ देने को है। लव ने लियोन की तरफ देखा, चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। वो खड़ा हुआ और बोला, मैं इस नेक्रोमेंसर फैमिली के जवान मुखिया के साथ डील करने को तैयार हूँ। लड़के ने डेमन की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? प्रेडेटर मुस्कुराया, नाक से कोड़कर बोला, मुझे तुम्हारा हर एक हिस्सा चाहिए। प्रोटैगनिस्ट के बाल उसके चेहरे के आसपास गिरे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा लगा ये जानकर कि मेरी बेकार फितरत भी किसी काम की है। मार्वस की आंखें खुल गईं। लंबी मेज पर कई लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी अपना हाथ छाती पर रखे हुए था। उसने साइड में देखा और बोला, वर्तमान मुखिया लियोन है। उसने भाव को सिकोड़ता हुआ कहा, इस लड़के में थोड़ी शक्ति है जो इसे पूरे घर को प्रभावित करने वाले फैसले लेने की योग्य बनाती है। दूसरे लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे।
उसके साथी ने कहा कि वो मुखिया का चाचा और सबसे निकट रिश्तेदार है। बूढ़े आदमी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैं इस घर के भविष्य को प्रभावित करने वाले बड़े फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। एक और आदमी ने हाथ उठाया और बोला, इसे इनकार करना मूर्खता होगी। हमें एक अनाड़ी बच्चे के हाथ अपनी तकदीर नहीं देनी चाहिए। उसने भावों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं इस परिवार के मुखिया के पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हूँ। पुलैन ने हाथ उठाया और बोला, मैं कैरेक्टर तो पिछले मुखिया का सीधा वंशज हूँ। मोटा आदमी पसीना बहाता हुआ बोला, हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी अपरोक्ष वंशज को मुखिया बनाया गया हो। काउंट ने आंखें फैला दी और बोला कि इसको परवाह है पुरानी ट्रेडिशंस की, जब हर मेंबर खतरे में है। उसने घोड़े पर बैठे शत्रु का तसव्वुर किया और सोचा, सिल्वेस्टर परिवार के लुटेरे हमारे शहर की तरफ आ रहे हैं। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम सबको दोष नहीं देता कि तुम उत्तराधिकार पर शक कर रहे हो। उसने दांत भींचे और बोला, एक अननोन उत्तराधिकारी को चुनना मौत को चुनने जैसा होगा। मेरा पहला लक्ष्य है जिंदा रहना। अचानक किसी ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। पोल खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम सबको ये कुर्सी पिछले शासक के आशीर्वाद से मिली है। उसी खानदान के नाम पर उन्हें मजबूर होकर आखिरी दम तक लड़ना था, एक दूसरे से जैकल के झुंड की तरह लड़ना नहीं। मोटा आदमी पसीने में तर हो गया और सोचने लगा कि चाहे लियोन ने अभी तक अपनी ताकत को पूरी तरह मजबूत नहीं किया हो, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर अपने चाचा को अपनी वाजिब जगह पर कभी भी कब्जा करते नहीं देखेगा। उसने सोचा, अगर खेचल तख्त पर बैठा होता तो शायद सब कुछ बदल जाता। उसने अपने मन ही मन रून से प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखा। वो आदमी ने अपना हाथ मेज पर रखा और कहा कि ये फैसला सख्त है पर फिर भी कुछ हास्यपूर्ण है। बूढ़ा आदमी कुर्सी के चक्कर लगाता हुआ बोला, लगता है इस नायक के पास कम से कम एक वफादार आदमी तो है। पुल ने मुड़कर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? खातून विलियन मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे अंधे भक्त लोगों में समझ की कमी होती है। उसकी आंखें तेज चमकने लगी और बोला, इसी वजह से तुम्हें समझ नहीं आता कि कब हालात खराब हो रहे हैं। किरचिल अपने साथी के पास गया। पुल्लेन उसकी तरफ मुड़ गया। विलियन उसके पास झुककर बोला, मेरे समझदार सलाह को पूरी साफगोई से लेना। उसका हाथ ऊर्जा से चमकने लगा। भौवें उठाते हुए कीचल बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने आज सबको यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे विचारों की इतनी परवाह है? पुल्लेन पसीने से भीग गया। उसे समझ आ गया कि इसका पहले से ही सोचा समझा चाल था। उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी बोला, सोचकर बोलना जो अगला शब्द तुम मुंह से निकालोगे, खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए। विलेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं। अर्ल मेज पर बैठा और कहा, हमें इस घर के लिए छोटी बुराई के अंदर रहकर एक मुश्किल फैसला लेना होगा। विलियन ने पुल्लेन की तरफ देखा और बोला, हमारे जिंदा बचने के रास्ते में मत आना। मोटा आदमी पसीने से तर हो गया। सोचता हुआ कि शुरुआत से ही वो इस खेल का सिर्फ एक मोहरा था। उस समय एक बड़ा शेर लियोन के सामने बैठा था। नौजवान चुपचाप उस शैतान को देख रहा था। शेर ने नीचे देखा और बोला, सब ठीक है, एक बात छोड़कर। अचानक प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ऊर्जा के धारे उभर आए। शिकारी के माने हवा में लहराई और बोला, इस नए समझौते के बाद मेरी असली ताकत कुछ हद तक सीमित हो जाएगी। उसने रून के बारे में सोचा और कहा, चाहे वो अपने समझौते के लिए कुछ ज्यादा ही नर्म और भोला हो, पर उसके पास अपने बेटे से कहीं ज्यादा माना का भंडार है। जवान नेता शांत खड़ा था। उसने साइड में देखा और बोला, कोई भी डेमन जो इंसान से समझौता करता है उसे अपने कॉन्ट्रैक्टर की मैजिक पावर को पीकर अपनी ऊर्जा भरनी होती है। माना के फॉग में खड़ा लियोन बोला, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? शेर ने उंगली चिथाकर कहा, एक बहुत सुंदर चीज है, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हारे माना को बचा लेंगे। अचानक नेता के सामने ऊर्जा का एक गोला बन गया। मार्वस तब एक छोटी सी जानवर की शक्ल में बदल गया और बोला, मेरे लिए अब अपनी असली रूप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ अपने चेहरे के पास उठाया और बोला, सही कहा, तुम तो काफी प्यारे लग रहे हो, एक पलट के पेट की तरह। डीमन ने गुस्से से दांत निकालकर बोला, अगर तुमने मुझे पेट कहा तो मैं तुम्हारा चेहरा अपने नाखून और दांतों से सजा दूंगा। नेता ने आंखें सिकोड़कर बोला, वो तो काफी दुखड़ा होगा। शेर ने मुंह फेर लिया और बोला, अच्छा है, समझौता हो गया, अब आगे बढ़े। मार्वस अचानक मोड़ गया और बोला, क्या तुम अपने पूर्वजों जैसी शक्ति पाना चाहते हो लियोन? उसने नौजवान के पीछे एक नेक्रोमैंसर का साया देखा और बोला, अगर तुम उनके बराबर पहुंचना चाहते हो तो उनका रास्ता अपनाना बेहतर होगा। प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ी पकड़कर सोचा और बोला, बात तो सही लगती है। उसने पूर्णिमा के चांद को देखा। डेमन बोला, तो फिर हम तुम्हारे पूर्वजों के गुप्त मंदिर की तरफ जा रहे हैं। शेर ने गुस्से भरे चेहरे से कहा, हमें इस सफर में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरे जज्बे पर शक क्यों कर रहे हो? शैतान ने आंखें बंद करके मुस्कुराया और बोला, अगर तुम साथ चल सकते हो तो मैं रास्ता दिखाता हूँ। वो दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। लियोन ने साइड में देखा और उसने मार्वस के घर का वो रहस्यमय जंगल देखा। वो दोनों पेड़ों के बीच से गुजरे जब शैतान बोला, ये जंगल उन लोगों के लिए एक अनंत भूल भुलैया है जो हमारे खानदान के नहीं है। लड़का नीचे देखने लगा और उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, सिर्फ खानदान का वास्तविक मुखिया ही गुप्त मंदिर के अंदर कदम रख सकता है। मार्वस ने आंखें सिकोड़ ली और बोला, तुम्हारे कोई पूर्वज इस परीक्षा को पार नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने मूल शर्त को कभी पूरा ही नहीं किया। एक ऊर्जा का गोला बना और शेर बोला, सिर्फ वही लोग जिनके पास अंधकार के सबसे शुद्ध रंग का गुणान होगा वही इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब तक कोई भी इस पहली शर्त को पूरा करके इस फॉग के पार नहीं गया है। लड़का माना को देखते हुए बोला, ये तो काफी गहरा लग रहा है। मार्वस ने हाथ उठाया। वो दोनों एक बड़े दरवाजे के सामने रुक गए। डीमन बोला, अब परीक्षा शुरू करने का वक्त आ गया है। वो अंदर गए। सीढ़ियां नीचे उतरते हुए दीवार पर कई जगह से फंगस निकला हुआ था। नीचे जाते हुए शैतान बोला, अब से किसी मदद की उम्मीद मत रखना। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर बोला, ये तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा है। नेता ने चमकती किताब को देखा। शिकारी ने बोला,
हमेशा नेक्रोनॉमिकल में लिखी निर्देशों का पालन करना, वो ही तुम्हें तुम्हारा इनाम एक नेक्रोमांसर की शक्ति तक ले जाएगा। किताब के कवर पर बनी आंख तेज चमकने लगी। शैतान मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हें चाहे हुए इनाम तक ले जाएगी। दीवार पर मशालें जल रही थी। लियोन और उसका नया पेट डंजन में चल रहे थे। अचानक लड़के ने पीछे मुड़कर आवाज सुनी। उसने कॉरिडोर के दूर देखा। आग का रंग हरा हो गया। प्रोटैगनिस्ट के सामने मॉन्स्टर्स खड़े थे। लड़का नीचे देखा। एक लड़की का मुंह रस्सी से बंधा हुआ था। बंदीनी गोब्लिन्स के बीच बैठी थी। लीडर के हाथ में किताब थी। उसने पन्ना पलटा। उसके अंदर ऐसे निर्देश लिखे थे जो उसे पवित्र वस्तु की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने देते थे। नेता हैरानी से उस हिस्से को देख रहा था जिसमें लिखा था कि मृतक को उठाने का रहस्य। अंधेरा डंजन मशालों के प्रकाश से रोशन हो गया। गोब्लिन दांतों को निकालकर गरज रहे थे। लियोन सीधा सामने देखता रहा। उसके हाथ में किताब थी जिसमें लिखा था कि पहले उसे कुछ जीवन लेने होंगे। प्रोटैगनिस्ट ने किताब बंद करनी शुरू की। उसने तलवार निकाली। फिर उसने ऊपर देखा तो दुश्मन उसके सामने थे। बंदिनी जमीन पर बैठी थी। मॉन्स्टर्स गुस्से से दांत भींचे हुए थे। नेता उनके पास आगे बढ़ा और अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। गॉब्लिन ने अपना मुंह खोला और जोर से चीखा। लीडर ने उसके अटैक को डॉज किया। उसने अपने हाथ में टाइटली वेपन पकड़ा हुआ था। लायन ने स्विंग किया, फिर एनिमी जमीन पर गिर गया। प्रोटैगनिस्ट, जिनका चेहरा खून से ढका हुआ था, बोले कि ये पहली जान होगी। कई साल पहले 2 लोग सेमेट्री में खड़े थे। उनमें से एक, प्रोटैगनिस्ट का फादर, बिना पीछे देखे अपने बेटे से बोला कि ध्यान से सुनो, और फिर पूछा कि मारवास के बड़े घर में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है। लड़के ने अपनी भावनाएं दिखाते हुए आईब्रोज उठाए। सेमेट्री में एक बड़ा प्रेइंग एंजल का स्टैचू था और रून ने अपना ही जवाब दिया कि आंसर सिंपल है। वो लोग डेथ को ही एग्जॉल्ट करते थे क्योंकि वो नेक्रोमांसर्स थे जो डेड को कमांड करते थे, इसीलिए वो डेथ को सबसे ऊपर रखते थे। उनके अलावा भी कुछ लोग सेमेट्री में मौजूद थे। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने थॉटफुली अपना हाथ अपने चिन पर रखा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने फादर की तरफ देखा और पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि डेथ को ऑनर किया जाए, क्योंकि उसके हिसाब से नेक्रोमांसर्स को लाइफ लेना पड़ता था, चाहे वो चाहें या ना चाहें, अगर उन्हें पावर चाहिए जैसे दूसरे डार्क मेजेस को। रून ने स्माइल किया और अपने बेटे की बात सुनी। लड़के की तरफ मुड़कर बोला कि वो देखता है कि उसने केयरफुली अपने फैमिली का हिस्ट्री स्टडी किया है, और ऐड किया कि ये डार्क मेजेस दुनिया भर में कई लोगों में डर भर देते थे। फिर उसने लायन को देखा और बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्टलेस विलन्स बन जाएं। ये कहकर उसने अपने बेटे के शोल्डर पर हाथ रखा और एक प्रॉमिस करने को कहा। रून ने उसके पास बैठकर बोला कि चाहे वो किसी से भी बैटल करे, जब तक उसके हाथ में लाइफ और डेथ का पावर है, वो कोशिश करे कि उन्हें सबसे जेंटली मारे। लायन ने अपने फादर की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और सोचा कि क्या उसे ये प्रॉमिस सभी एनिमीज के लिए फॉलो करना चाहिए। इसी वक्त एक गॉब्लिन उसके सामने आया। प्रोटैगनिस्ट की आंखों में खालीपन था। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। उस आदमी के पैरों के पास उनका डेड रिलेटिव पड़ा था। अचानक उसने अपने अपोनेंट्स के नेक को देखा और सोचा कि सर्विकल वर्टेब्रे को डेडली एक्यूरेसी से हिट करना चाहिए, क्योंकि और कोई कम पेनफुल तरीका नहीं है एनिमी को मारने का। ये सोचकर वो फाइटिंग स्टांस में आया। मारवास ने अपनी पॉ मुंह के पास लाई और सोचा कि ये बच्चा स्वॉर्ड प्ले में ज़्यादा ट्रेंड नहीं लगता, फिर भी स्पाइन को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी से हिट करता है। उसने अपनी टेल हिलाई और सोचा कि शायद ये लक है या इनेट गिफ्ट। ब्रॉडन स्माइल के साथ डीमन ने ऐड किया कि ये जल्दी ही पता चलेगा। प्रोटैगनिस्ट के चीक पर खून के ड्रॉप्स थे। उसने अपने आप से कहा कि ए को डिफीट करने में लक ज़्यादा था, स्किल कम, क्योंकि गॉब्लिन्स नेचुरली कनिंग और ट्रेचरस होते हैं। एक मॉन्स्टर की आंखें ब्राइटली बर्न कर रही थी। वो अपने दांत पकड़कर धीरे धीरे अप्रोच कर रहे थे, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सबको एक साथ फाइट करना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लायन ने अपने हाथ में ब्लेड टाइटली पकड़ा। अचानक उसने साइड देखा और सोचा कि अंधेरे में हाइट कैलकुलेट करना मुश्किल है, और सिर्फ ये नहीं, उसका फील्ड ऑफ विजन हर सेकंड फेड हो रहा था। इन सोचों के साथ उसने आगे देखा। बिना मूव किए उसने देखा कि पहला टॉर्च जो पहले गॉब्लिन को मारा वो चला गया, मतलब उसे अभी अंधेरे को अडेप्ट करना होगा। ये सोचकर प्रोटैगनिस्ट ने डैश के लिए तैयार किया। सोचा कि इस केस में एनिमीज की क्राउड में से कट करने के बजाय प्रिसाइज मूवमेंट और पियर्स करना बेटर है। उसी सेकंड वो एक गॉब्लिन के पीछे खुद को पाया। ग्लोइंग आइज के साथ वो ब्लो के लिए प्रिपेयर हुआ। एक मोमेंट बाद मॉन्स्टर का नेक पियर्स हो गया। प्रोटैगनिस्ट की आंखें ब्राइटली बर्न कर रही थी। जैसे ही गॉब्लिन मरा, टॉर्च चला गया। उनके किन्समैन के डेथ को देखकर बाकी गॉब्लिन्स फ्यूरियस रोर किए। वो अलग अलग साइड से अटैक करने लगे। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा इमोशनलेस था। लास्ट मोमेंट में उसने साइमल्टेनियस अटैक डॉज किया। तुरंत एक ब्लेड हवा में विसल की। क्विक ब्लो से लायन ने गॉब्लिन को मार दिया। उसके मरने के बाद और एक टॉर्च चला गया। प्रोटैगनिस्ट ने स्वेट वाइप किया और सोचा कि उसकी आंखें इंक्रीजिंगली डार्कनेस में अडैप्ट हो रही हैं और वो अब ज़्यादा क्लियरली देख सकता है। लेकिन ब्लेड ग्लॉस से बैडली डैमेज हो गया। इस बात को सोचकर उसने वेपन देखा और बोला कि सेरेमोनियल ब्लेड से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अचानक उसने साइड देखा। एक एनरेज्ड गॉब्लिन अंधेरे से ऊपर जंप किया। देखकर प्रोटैगनिस्ट ने अब्रप्ट हैंड वेव किया। कुछ फ्लैश हुआ मॉन्स्टर के फेस के सामने। अचानक उसके चीक पर स्क्रैच आया और खून स्पर्ट हुआ। ये देखकर डीमन ने सरप्राइज में अपनी आंखें वाइट की। इसी टाइम लायन ने एनिमी का ब्लो डॉज किया। उसकी आंखें कोल्ड थीं। जो मारवास ने देखा उसने अपना मुंह खोला। प्रोटैगनिस्ट ने फ्लोर पर पड़े स्वॉर्ड की तरफ रश किया। हर सेकंड उसका हाथ हिल्ट के करीब आ रहा था। डीमन ने सरप्राइज में अपनी आंखें नैरो की।
एक सेकंड बाद प्रोटैगनिस्ट ने नया वेपन ग्रैब किया, फिर उसने फ्लोर से पुश किया। अचानक मेन कैरेक्टर ने गॉब्लिन को थ्रू एंड थ्रू पियर्स कर दिया। शार्प मूवमेंट से उसने स्वॉर्ड मॉन्स्टर के चेस्ट से निकाल ली। एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया या फिर स्ट्राइक कर देता। गॉब्लिन जमीन पर डेड गिर गया। थोड़ी देर बाद नेक्रोमांसर ने टर्न किया। सारे मॉन्स्टर्स किल करने के बाद वो आगे बढ़ा। एक कैप्टिव कॉर्नर में वेट कर रही थी। लड़की ने अपने सेवियर की तरफ पिटीफुली देखा। प्रोटैगनिस्ट ने उसके माउथ से रोप निकाला। लड़की की आंखों से टीयर्स आया और वो प्रोटैगनिस्ट को थैंक करने लगी। अचानक शॉक और हॉरर उसकी आंखों में आया। प्रोटैगनिस्ट ने उसको थ्रू एंड थ्रू पियर्स कर दिया, वो बिना पिटी या सिंपैथी के। कुछ सेकंड्स बाद उसने स्वॉर्ड निकाला। वेपन देकर लायन ने सोचा कि याद है फादर ने मॉन्स्टर्स के बारे में एक और विजडम दी थी, जो ह्यूमन अपीयरेंस इमिटेट कर सकते हैं, और वो अपने कॉन्टिनेंट के ट्रैवल्स में एनकाउंटर किए थे। ये वर्ड्स के बाद उसने कैप्टिव को फिर से स्टैब किया। लड़की की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह में दांत निकले। लंबे क्लॉज वाले हाथों के साथ उसने उठने की कोशिश की और प्रोटैगनिस्ट बोलता रहा कि उसके फादर ने भी उसे कहा था कि हमेशा याद रखो, सबको क्विक डेथ नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर उसने याद किया कि उस दिन सिमेट्री में उसका फादर उसके पास बैठकर कहता था कि जो लोग धोखा देते हैं और दूसरों का ट्रस्ट यूज करके फायदा उठाते हैं वो क्विक डेथ के लायक नहीं होते। लड़का मॉन्स्टर से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था और बोला कि उन्हें वही डेस्पेयर और फियर फील करना चाहिए जो उनके विक्टिम्स ने फील किया था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा कि इसके लिए उसका मानना है कि थोड़ी पेन का लेसन उसके लिए हर्ट नहीं करेगा। डंजन में लास्ट टॉर्च अभी भी जल रही थी, लेकिन मॉन्स्टर के हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीम के बाद वो बुझ गई। बार में खूबसूरत लड़कियां डांस कर रही थी। बार काउंटर पर एलीट लेकर थी। क्रिचल काउच पर लड़कियों के साथ बैठा था और जोर से चिल्लाया कि फाइनली उसकी टर्न है, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये डैम्ड हाउस उसके हाथ में होगा। उसके साथ बैठी लड़की स्वीटली मुस्कुराई और बोली कि ऐसा होगा। उसने पूछा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा, अगर इतने ऑनरेबल जेंटलमैन लीडरशिप ले लें इंस्टेड ऑफ ए कंप्लीटली ग्रीन यूथ। दूसरी लड़की ने अपने हाथ फोल्ड किए और बोली कि सिंपली अनबिलीवेबल है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो सिल्वेस्टर्स का यूज अपनी चाह को पूरा करने के लिए करेगा। ये सुनकर पहली लड़की ने ओल्ड मैन के शोल्डर्स पर हाथ रखा और बोली कि बिल्कुल, क्योंकि एनिमी के साथ डील करके टॉप पर पहुंचना ट्रूली एक मैनली एक्ट है। जिसका रिप्लाई उसने हंसी के साथ दिया कि तुमने मुझे फ्लैटर किया, और ऐड किया कि उन्हें सिल्वेस्टर हाउस के डीजेनरेट्स के सामने कुछ वक्त के लिए बो करना पड़ेगा। ये कहकर उसने थोड़ी अल्कोहल पी। ग्लास टेबल पर रखकर उसने कंटिन्यू किया कि ये भी लेऑन को सर्व करने से बेटर है, जो इनोवेटिवली मार्वोस को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाएगा, और ऑफ कोर्स ये 100 टाइम्स बेटर होगा अगर उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने हाथ से चेस्ट को टच करके डिक्लेयर किया कि विनर्स आर नॉट जज्ड। उसके सामने एक आदमी बैठा था। उसने थोड़ी मुस्कान दी और पूछा कि ओल्ड मैन मेन कैरेक्टर के साथ क्या करने वाले हैं। आर्म्स स्प्रेड करते हुए उसने ऐड किया कि एस्टेट के लोग अभी भी उसके फादर के डीपली डिवोटेड हैं, तो लड़के को मूव करना शायद सोचे से ज्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर क्रिचल ने विस्की का बॉटल उठाया और रिप्लाई किया कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी बिजी हैं। अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आई। ओल्ड मैन की आंखें चमक उठी और उसने डिक्लेयर किया कि सिंपली अनटाइमली डेथ अनाउंस कर देंगे आफ्टर द फैक्ट, क्योंकि वो खुद समझता है कि डेड लोग नहीं बोलते और उनके बच्चे भी नहीं। ये सुनकर उसका कंपेनियन आगे झुका और रिप्लाई किया कि वेल सेड, और बोला कि लास्ट टाइम डेड लोग बोल रहे थे वो 100 साल पहले था, फाउंडर के दिनों में, जिसने नेक्रोमेंसी का लेवल मास्टर किया था। ये कहकर ओल्ड मैन ने आदमी को विस्की का ग्लास पोर किया। हाथ रेस करते हुए आदमी अचानक चिल्लाकर बोला कि आई प्रपोज अ टोस्ट टू द नेक्स्ट राइटफुल हेड ऑफ द फैमिली, सर क्रिचल। ओल्ड मैन ने विस्की बॉटल से पीना स्टार्ट किया। उसका कंपेनियन भी पीना स्टार्ट किया। वो लड़कियों के साथ खाना और बातें कंटिन्यू किए, लेकिन साथ ही एलन अपने ऑफिस में गार्ड्स के बीच बैठा था। देखकर उसने पूछा कि क्या ये सही है, और सोचा कि प्लान मार्वा फैमिली को सब्जुगेट करने का स्मूथली चल रहा है। स्कार वाले आदमी ने लॉर्ड को देखा और जवाब दिया ऑफ कोर्स, और ऐड किया कि ग्रेट कार्डिनल क्रिचल वॉन मार्वास बेसिकली ऑलरेडी अपनी जगह ले चुका है उनके प्लान में। इसका मतलब वो सिर्फ इंपीरियल पैलेस से ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं ऑल आउट वॉर के लिए। ये सुनकर सिल्वेस्टर हाउस का हेड खुश होकर मुस्कुराया और बोला कि वो सिंपली इनकॉरेजिबल इडियट्स हैं, और ऐड किया कि कितना स्टूपिड है कि उन्होंने सोचा कि मैं सेकंड मिलिट्री कैंपेन से रुक जाऊंगा सिर्फ क्योंकि फर्स्ट वन रिसेंटली खत्म हुआ। किंग का चेस्ट पीस दूसरे किंग से नॉक करते हुए उसने बोला कि ये सिर्फ उनका टास्क इजी कर रहा है। अचानक कुछ उसके डेस्क पर रखा गया और बोला कि ये उनकी एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिक थॉट के बिना पॉसिबल नहीं होता। एलन ने क्रिचल की फोटो को हाथ से टच किया और पूछा कि उसका नाम वहाँ क्या है, और ऐड किया कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि सेंचुरीज ओल्ड मार्वा हाउस का हिस्ट्री एक शॉर्ट साइटेड ट्रेटर के इंस्टिगेशन से एंड हो जाएगा। ये कहकर स्कल इमेजिन करते हुए उसने हेड रेस किया और ऐड किया कि उन्हें एक वंडरफुल नाइट मिलेगी। शॉर्ट पॉज के बाद नोबल हाउस का हेड हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया कि सब कुछ टाइम पर रेडी होना चाहिए। ग्लोइंग आईज के साथ उसने हाथ फोल्ड किया और बोला कि पहले फादर अब सन, और ऐड किया कि वो स्वीट साउंड्स ऑफ डिस्पेयर सुनने के लिए वेट नहीं कर सकता। डंजन में लास्ट टॉर्च बुझ गई। ब्लड प्रोटैगनिस्ट के सोर्ड से ड्रिप कर रहा था। लड़का अपना हेड नीचे किया और बोला कि लास्ट टॉर्च के बुझने से यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। उसके सामने मॉन्स्टर का कॉप्स था और उसने सोचा कि क्या ये क्रिएचर लास्ट ऑफ देम है। तब अचानक लाइट अपीयर हुई। सब टॉर्चेस फिर से जल गए, लेकिन अब फ्लेम्स नॉर्मल कलर के थे। लियोन ने अपना हाथ बालों में रन किया, साथ ही मार्वोस व्हाइट स्माइल के साथ चिल्लाया कि ये इनक्रेडिबल है। वो लड़के पर जंप किया, कंटिन्यू करते हुए चिल्लाना कि ऐसे क्रेजी कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी मेमोरी में कभी नहीं हुए। प्रोटैगनिस्ट की आंखें शॉक दिखाने लगी।
वो डेमन के वजह से ब्लड के पूल में गिर गया। मार्वोस उसके फेस पर बैठा अपने पावर्स वेव करते हुए जोर से चिल्लाया कि उसे कहना चाहिए कि उसके पास इनफ गन पाउडर है सर्वाइव करने के लिए फुल ऑर्क कैंप में, अगर सिर्फ वो कंट्रोल कर पाता। लेऑन कूल रहा जबकि डेमन उसकी चीक्स अपने पावर्स से ग्रैब कर रहा था। लड़का स्टार पोज में लेट गया जबकि मार्वोस चिल्लाते हुए मॉन्स्टर होने के बावजूद स्टैब कर रहा था बिना देखे। ये सुनकर लड़का खड़ा हुआ और बोला कि अगर पॉसिबल हो तो वो फुल ऑर्क कैंप अवॉइड करना पसंद करेगा। ये कहकर उसने सेटिस्फाइड डेमन को फ्लोर पर रखा। एंग्री ऑर्क का इमेज अपने दिमाग में ड्रॉ करते हुए बॉय ने कहा कि वो लोग ह्यूमन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मार्वस ने नाक से धुआं निकाला और बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि लास्ट मॉन्स्टर भी बाकियों के साथ मिला हुआ था। ऐसा सवाल सुन के लियोन चुपचाप उस डीमन को देखता रहा। थोड़ी देर बाद बिना खून के तालाब से उठे हुए उसने कहा कि बात सिंपल है, सब कुछ टॉर्च के बारे में है, क्योंकि जब बाकी सब बुझ गए तब भी एक टॉर्च जल रही थी। ये सुन के मार्वस ने अपना पंजा मजल पर रखा और बोला, आगे बताओ। फिर प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि जब वो पहली बार यहाँ आया था उसने तुरंत नोटिस किया था कि टॉर्चेस की आग पहले से थोड़ी अलग रंग की थी। इतना कहकर उसे याद आया जब वो डंजन के अंदर घुसा था, टॉर्चेस की आग हरी थी। लड़का बिना किसी इमोशन के उन्हें देखता रहा, जैसे कि वो आग में मरे हुए लोगों की परछाइयां देख रहा हो। फिर लियोन ने याद किया कि उसने सब गॉब्लिन्स को मार डाला था और कहा कि प्रूफ के तौर पर हर मॉन्स्टर के मरने के बाद टॉर्चेस एक एक करके बुझ जाती थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक टॉर्च अब भी जल रही थी जबकि सब गॉब्लिन्स मर चुके थे। और जब प्रोटैगनिस्ट ने बंदी के पास जाकर देखा तब उसे लगा कि लास्ट मॉन्स्टर कहीं छिपा हुआ है और जब तक वो जिंदा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। उस लड़की के चेहरे पर एक बेचारा सा एक्सप्रेशन था और लियोन उस वक्त उसकी टांग छू रहा था। ये सब सुन के डीमन मुस्कुराया, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, और बोला, इस लड़के में एक डराने वाली शांति है। उसने सोचा कि ये 14 साल का लड़का इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी इतना तेज सोच कैसे सकता है। जब वो ये सोच रहा था तब लड़का अपनी खून से भरी शर्ट को देख रहा था। मार्वस को याद आया कि प्रोटैगनिस्ट ने कैप्टिव के मुंह से रस्सी निकाली थी और सोचा जब किसी की जान दांव पर लगी हो तब सिचुएशन समझना और बिना हिचकिचाहट एक्शन लेना इतना आसान नहीं होता। ये कहकर उसने याद किया जब लड़के ने तलवार उठाई थी और तुरंत उस मॉन्स्टर पर अटैक किया जो लड़की के रूप में छिपा हुआ था। अपनी सोच से बाहर आते हुए डीमन ने उसकी तरफ देखकर खुशी से कहा कि उसने एकदम परफेक्ट काम किया है, सब दुश्मनों को अकेले खत्म कर दिया और उसके अंदर सिर्फ ज्यादा मना नहीं, कुछ और भी छिपा हुआ है, शायद कुछ खास। इतना सोचकर मार्वस ने अपना सिर उठाया और हैरान रह गया। उसने देखा कि लड़के के आसपास एक पावरफुल डार्क मैजिक की एनर्जी है। अचानक डीमन पागलपन से मुस्कुराया और बोला, ये तो इंटरेस्टिंग है। अब वो देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। इतना सोचते ही हवा में किताब अपीयर हुई और उसने कहा, अब जब तुम पहला टेस्ट पास कर चुके हो तो चलो अगले पर बढ़ते हैं। किताब खुद ब खुद खुल गई और एक पेज पर रुकी जहां लिखा था कि सबसे पहले कुछ जान लेनी होगी। प्रोटैगनिस्ट ने किताब हाथ में ली और उसी पेज पर लिखा था कि उन फॉलन को फिर से उठाना होगा। ये पढ़कर लियोन को अपने मरे हुए गॉब्लिन्स याद आए। उस मेमोरी से निकलती उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने किताब की तरफ देखकर धीरे से कहा, द लिविंग डेड। तब डीमन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, अब उन गॉब्लिन्स को देखो जिन्हें तुमने मारा था। ये सुन के लड़के ने मार्वस की बात मानी। फिर डीमन ने उससे कहा कि अपनी आंखों में मना भेजकर अपना फील्ड ऑफ विजन बढ़ाओ। लियोन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और उसकी आंखें चमकने लगी। अब उसने देखा कि हवा में मैजिक एनर्जी है और डीमन ने कहा कि अब उसे दिखना चाहिए कि हर बॉडी से एक थ्रेड निकलकर किसी अननोन जगह जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि हर थ्रेड किताब से निकलकर डेड मॉन्स्टर्स के बॉडीज तक जा रहा है। मार्वस ने अपना पंजा हिलाकर कहा, इसे नेक्रोमेंसर्स कहते हैं, लाइन ऑफ डेथ। लड़के ने किताब की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये वो लाइन्स हैं जो मौत के पार तक जाती हैं। उसने पूछा, क्या ये थ्रेड्स सच में इस दुनिया की आत्माओं को दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं? डीमन ने एक थ्रेड को छूते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। नेक्रोमेंसर्स मरे हुए लोगों की आत्मा को उनके शरीर से अलग करके अपनी मना मिलाकर उन्हें वापस जिंदा कर देते हैं, लिविंग डेड के रूप में। जैसे उसने ये कहा, सब डेड गॉब्लिन्स अड़े हो गए। उनके माथे पर एक खास निशान आ गया और उनके आसपास डार्क मैजिकल एनर्जी फैल गई। मार्वस ने अपना पंजा हिलाकर कहा, अब मैं प्रिंसिपल दिखाता हूँ। अगले ही सेकंड एक गॉब्लिन प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने को दौड़ा लेकिन अचानक रुक गया। लड़के ने उस तलवार की तरफ देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब डीमन बोला, ये प्रोसेस एक तरह का ब्रांडिंग समझो। ये सुन के लड़के ने मार्वस की तरफ देखा और वो बोला, हाँ, और भी तरीके 100 बनाने के, लेकिन मॉन्स्टर्स के शरीर के लिए सिर्फ यही मेथड काम करता है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। डीमन की बात सुन के लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे सब समझ में आ गया। मार्वस ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और फ्लोर पर पंजा रखकर बोला, अब तुम खुद ट्राई कर सकते हो। प्रोटैगनिस्ट ने खाली आंखों से डीमन की तरफ देखा और बोला, शुरू करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? डीमन ने जवाब दिया, जरूर, क्या सवाल है? लड़का वहीं खड़ा रहा और बोला, मेरे प्रीडिसेसर ने कहा था कि किसी इंसान को अनडेड बनाना मॉन्स्टर से ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी इतना पावरफुल बन पाऊंगा कि इंसान को भी वापस ला सकूं? ये सुनकर मार्वस खुशी से मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें जल्दी जरूरत पड़ेगी। लड़का बोला, शायद ऐसा ही है। डीमन ने अपना पंजा मजल पर रखा और पूछा, कौन है वो बेचारा? द प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, कैशल वॉन मार्विस। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ ऐड किया, वो मेरा एकलौता अंकल है। उसी वक्त बार में कुछ खाली विस्की की बॉटल्स पड़ी हुई थी। बुद्धा आदमी और उसका साथी एक ही सोफा पर बैठे हुए थे। वो लड़कियों की बाहों में बैठा शराब पी रहा था। सामने बैठा आदमी भी वही कर रहा था। तभी अचानक किरचेल ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बोला कि पिछला मुखिया एक दिमाग से खाली बेवकूफ था और फिर भी उसकी मौत के बाद उसकी जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। उसने अपना मुंह हाथ से पोंछा और बोला कि उसके हिसाब से ये किस्मत के लाडले का एक स्वाभाविक हाल था।
फिर पूछा कि क्या ये बात सही है। सामने बैठा आदमी मुस्कुराया और मजबूती से बोला कि बिल्कुल सही है, और ये भी कहा कि अब सिर्फ आखिरी वारिस का ध्यान रखना बाकी है। उसने हाथ उठाया और बोला कि उसे पूरा यकीन है कि उसके कंधों का बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा। बूढ़े ने भी हाथ उठाया और बोला कि एक लड़के को मार देना तो आम बात है। फिर अचानक वो छुरी से हंसा और बोला कि अब वक्त आ गया है, अपने ग्लास उठाओ और इन्हें पूरा खाली करो, क्योंकि ऐसे मौके बड़े कीमती होते हैं। पर सबके लिए अचानक ही हवा हिल गई, रस्सियां जोर से टूट गईं। एक बड़ा सा झूमर सीधा किरचल के सामने टेबल पर गिर गया। बुद्धा गुस्से में भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये क्या बकवास है। तब उसके पास बैठी लड़की बोली कि ये जगह एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट से सुरक्षित है और इस पूरी इमारत को हिला देने के लिए सिर्फ हवा से ज्यादा कुछ डरावना चाहिए। ये सुनकर किरचल ने नजर हटा ली। थोड़ी देर के बाद उसने उंगली अपने होठों पर रखी और लड़की से चुप रहने को कहा। फिर अचानक खड़ा होकर जोर से बोला, कौन है वहां? मरवा की जमीन पर कोई जिंदा रूह मेरी जान लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तब एक पहचानी हुई आवाज आई, इतना यकीन कैसे है तुझे? बुद्धा तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गया। प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ खाली आंखों से देख रहा था। उसे देखकर किरचल ध्यान से मुस्कुराया और बोला, अरे ये कौन है हमारे पास? क्या ये किसी दबाई गई खानदान का जवान मुखिया है? ये कहकर उसने हाथ हिलाया और उसके नौकर अंधेरे से बाहर आए। उन्हें देखकर लियोन की आंखें सिमट गईं। अचानक उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी और उसने खतरनाक आवाज में कहा, बहुत मेहरबानी हुई जो तूने अपने स्वामी को पहचान लिया। बुद्धा ने अपने भतीजे पर आंखें टिकाते हुए कहा कि उसे इस रात के बीच में ऐसे आने का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। फिर पूछा कि क्या कोई जरूरी काम था। प्रोटैगनिस्ट ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, ये तो अजीब सवाल है। क्या जमीन का मालिक अपने अधर्मात्मक वत्सल से मिलने के लिए भी इजाजत लेगा? क्या मुझे तुझे पहले से बताना जरूरी है, सिर्फ तेरी सुविधा के लिए? ये सुनकर बूढ़े की आंखों में नफरत उभर आई। उसने गुस्से में बोला कि उसके हिसाब से एक सच्चे स्वामी को ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर अचानक उसने अपने सीने पर हाथ मारा और गरज उठा, हम दोनों जानते हैं तू कभी लायक नहीं था। किरचल ने हाथ हिलाते हुए मजाक उड़ाया, क्या तू सच में डर रहा है कि तेरे खानदान का सिर का पद मुझसे छिन जाएगा? बहुत देर हो गई, तेरा बेकार बाप अब तुझे बचाने नहीं आएगा। लियोन के चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। जब उसका चाचा बोल चुका, उसने पर्दे को एक हाथ से हटाया और शांत आवाज में बोला, मैं समझता हूं, अब अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार मैं खुद हूं। यह सुनकर किरचल के चेहरे पर मजाक भरी चमक आई। तो तेरी ये नई समझ क्या कहती है? जब तू यहाँ अकेला आ गया, सिर्फ एक एक्स्ट्रा जिंदगी लेकर आया होगा, वरना इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने हल्का सा भौहें उठाई और बोला, बेवकूफ तो तू है, तो ये समझा मैं अकेला आया हूँ। ये सुनते ही बूढ़ा तनाव में आ गया और पूछा, क्या मतलब है तेरा? पर उसके कहने से पहले ही जमीन हिलने लगी। काले जादू की ऊर्जा नीचे से उभरने लगी। कर्ट को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये आम जादू नहीं था, ये डार्क मैजिक था। उसने नीचे की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये एहसास मुझे याद है, ये किसी आम इंसान की समझ से परे गहरा खड्डा है। फिर जो उसने देखा, उसकी आंखों में खौफ भर गया। जमीन के नीचे से गॉब्लिन्स उभर आए। बूढ़े ने डरे हुए सुर में पूछा, क्या ये सच में जीते जागते मुर्दे हैं? ये कैसे हो सकता है? तब मेन कैरेक्टर खिड़की के सिल से कूदकर जमीन पर आया। अपनी सेना को देखते हुए उसने मजबूती से जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। बूढ़े के चेहरे पर ठंडे पसीने के कतरे उभर आए। उसने चीख कर पूछा, क्या ये कैसे मुमकिन है? तेरा मरा हुआ भाई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। तब लियोन ने हल्का सा सिर झुकाकर बोला, क्या हुआ चाचा? अब तो हाउस ऑफ मार्वल्स ने नेक्रोमेंसी पर दोबारा अपना अधिकार हासिल कर लिया है। ये सुनकर किरचल ने दांत कस लिए, हाथ हिलाकर जोर से चिल्लाया, गार्ड्स, इस गंदी जुबान को काट डालो। उसके आदमी तुरंत हमला करने दौड़े। एक की तलवार प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर पास आ रही थी। तभी एक गॉब्लिन उछलकर ऊपर आया। एक तेज वार से उसने तलवार उसके हाथ से गिरा दी। डर से आदमी चिल्ला उठा, ये तो लड़ रहा है। पर तब तक वो डेडमैन ने उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दिया। खून हर तरफ उड़ने लगा। बुद्धा अपने मरे हुए सिपाही को देखता रह गया। ये मंजर उसके दिल में खौफ और दहशत भर गया। गॉब्लिन्स उसके आदमियों पर टूट पड़े। जो भी रास्ते में आया उसे तुरंत मार डाला। बूढ़ा और उसके पास के 2 सिपाही भय और शौक में जम गए। खून छटक रहा था और किरचल खुद से बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, ये आम नहीं है। अचानक उसके हाथ में काले जादू की ऊर्जा जमा होने लगी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही तो लड़के ने नेक्रोमेंसी का कला सीख लिया है। ठंडे पसीने उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने खुद से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तभी उसके हाथ में एक जादू का गोला बन गया। किरचल ने दांत कसते हुए उसे उठाया, सिर झुकाकर गुस्से में चीखा, तूने क्या कर डाला है? ये तो हमारे संस्थापक की शक्ति का मजाक बना दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अपने अंकल की तरफ इमोशनलेसली देखा और एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल किया, क्या ये सच में इतना अजीब है कि मारोवास क्लैन का हेड डेड लोगों को कंट्रोल कर सकता है? इन बातों के तुरंत बाद किरचल ने गुस्से में मुंह खोलकर चिल्लाया कि ये सब बकवास है, क्योंकि नेक्रोमेंसी का कला तो कब का खो चुका है और उसके पिता भी इसे जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लियोन के आसपास एक जबरदस्त मैजिकल एनर्जी फैल गई। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में डार्क मैजिकल एनर्जी का एक गोला पकड़े हुए था और गुस्से से चिल्लाया, पूछता हुआ कि क्या सच में वो चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मेरा निकम्मा वंशज मुझसे अलग है, पर मैं इस ड्रामा में हिस्सा नहीं लेने वाला। तब प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वो देख रहा है कि उसका अंकल इतनी जिद से विश्वास नहीं करना चाहता, तो अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो साबित करेगा।
उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं जब उसने कहा कि वो उसे वार्न करता है। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला है। इन बातों के तुरंत बाद उसकी डार्क मैजिकल एनर्जी ने रेजरेक्टेड गॉब्लिन्स को घेर लिया। मॉन्स्टर्स तुरंत ही बड़ी मुस्कुराहट से हंसे, फिर अचानक एक जोर से दहाड़ के साथ वो अटैक करने के लिए दौड़ पड़े। किरचिल ने गॉब्लिन्स को अपनी तरफ दौड़ते देखा। डर के मारे उसने दांतों को भींचा। फिर अचानक बूढ़े ने गुस्से से चिल्लाते हुए मैजिक बॉल्स फेंके। दूर हो जाओ। मैजिक प्रोजेक्टाइल्स गॉब्लिन्स पर लगे। मॉन्स्टर्स रुक गए। ये देखकर किरचिल संतुष्टि से मुस्कुराया। एक गॉब्लिन के चेहरे की त्वचा घिसकर खोपड़ी तक आ गई थी, पर अचानक उसके चेहरे से डार्क मैजिकल एनर्जी टपकने लगी। उसी पल उसकी आंखों में आग जल उठी और उसी सेकंड वो जोर से चिल्लाकर अटैक करने दौड़ पड़ा। ये देखकर किरचिल की आंखों में शॉक और हॉरर उभर आया। वो तुरंत पलटा और अपने लोगों को हुक्म दिया कि मॉन्स्टर्स को मुझसे दूर ले जाओ। लेकिन जो उसने देखा उससे और भी ज़्यादा डर लग गया। उसके मरे हुए साथी ज़मीन पर पड़े थे। बूढ़े ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने हाथ में डार्क मैजिक बॉल बनाई। बिना सोचे समझे उसने मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कई अटैक्स के बाद भी एक भी गॉब्लिन नहीं गिरा। तब किरचिल ने अपने आप से कहा कि उसे ये मानना पसंद नहीं, पर उसके स्किल्स और मैजिक सिर्फ एक नौसिखिए नेक्रोमैंसर से थोड़ी बेहतर हैं। उसने अचानक अपनी नज़र अपने नेफ्यू की तरफ घुमाई और गुस्से में चिल्लाया कि वो इस धोखे का पछताएगा। साथ ही अपने मन में सोचा कि ऊपर से लोग मेरा शराब पीना भी लिमिट कर रहे हैं। और जब उसने चिल्लाया कि इसके बाद वो आसानी से नहीं बचेगा, तभी मॉन्स्टर ने अटैक किया। तलवार की धार हवा में सिटी बजाती हुई गई। गॉब्लिन ने बूढ़े के कंधे को छेद दिया। किरचिल के मुंह से खून उछल पड़ा। खून जमीन पर टपकने लगा। बूढ़े ने अपनी आखिरी ताकत से डार्क मैजिकल एनर्जी हाथ में जमा की, पर उसके लिए हैरानी की बात यह हुई कि मैजिक बॉल 2 टुकड़ों में टूट गई। उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा और पूछा कि तू कैसे हिम्मत करता है अपने ही खून के खिलाफ जाने की? ये माफ़ नहीं किया जा सकता। लियोन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और कहा कि उसे याद है एक ट्रीटीज दोस्त ने अपने पिता के साथ कॉन्टिनेंट के इतिहास पर पढ़ा था। अंकल से नज़र हटाए उसने कहा कि इस दुनिया में विनर्स और लूजर्स होते हैं और वक्त के साथ साथ ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग हो जाते हैं। कोर्ट ने अपने घाव को पकड़ा और नाराज होकर पूछा, क्या तू मुझे लेक्चर दे रहा है? प्रोटैगनिस्ट की आंखें ठंडी थीं, जिनके साथ उसने कहा कि तुम जैसे इमोशनलेस इंसान को अभी तक उस ट्रीटीज का असली मतलब समझ में नहीं आया, पर अगर तुमने उससे कुछ सीखा होता तो तुम्हें मालूम होता। बूढ़ा उसकी बातें सुनते हुए भारी सांस लेने लगा। लियोन और करीब आया और कहा कि यही तो सच है कि माफ़ी जीतने वाले का अधिकार होता है, और एक वक्त था जब तुम भी जीतने वाले थे। ये सुनकर किरचिल ने गुस्से से दांत भींचे। प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ा भौएं उठाई और कहा कि मुझे लगता है तुम्हें उसी वक्त जीतने वाला लगता था जब तुमने मेरे पिता को पीछे से छुरा घोंपा और अपनी जान बचाई, पर वक्त बदल गया है। ये सुनकर बूढ़े की आंखें गुस्से और नफरत से भर गईं और वो चिल्लाया, चुप हो जा। तब लड़के ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं तुझे सुखद यात्रा की शुभकामना नहीं देता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तू हर कदम पर तकलीफ सहे। उसने अपने सिर के ऊपर वाली किताब की तरफ देखा और कहा कि वो इस दिन को याद रखेगा जब उसने उसे कुचल दिया था। मुंह खोलकर उसने खत्म किया, सजा के रूप में मैं तेरा कल का आसरा छीन लूंगा, मारवास क्लैन के हेड के नाम पर। इन बातों के बाद गॉब्लिन्स गुस्से में दौड़ पड़े। तलवार की धार बूढ़े के चेहरे के सामने चमकी। 1 मिनट से कम में किरचिल जमीन पर अपने ही खून में पड़ा था। उसका कटा हुआ हाथ पास ही जमीन पर गिरा। डेमन ने उस हाथ को देखा और संतुष्टि भरी नजर से कहा, लड़का सच में पागल है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। शायद खुद सैटर्न भी ऐसा देखकर आंसू बहा देता। मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नया नेक्रोमैंसर पहली बार में ही इतनी आसानी से ताकत संभाल ले? बाहर से देखो तो लगता है जैसे वो कम से कम 10 साल से डेड लोगों को कंट्रोल कर रहा हो। ये सुनकर लियोन ने अपने मरे हुए अंकल की तरफ देखा। अचानक इसने अपने हाथ बांध लिए। 1 सेकंड बाद वो थोड़ा सरकास्टिक स्माइल करके बोला, मुझे एक मज़ेदार आइडिया आया है। ये सुनकर मारवास ने अपना पंजा मुंह के पास लाया और हैरानी से पूछा, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये आइडिया इतना फनी है कि तू कांप रहा है। कुछ समय बाद कई लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। एक लंबे बालों वाले आदमी ने हाथ उठाया और पूछा, क्या इतने टाइम पर एक और मीटिंग बुलाई गई है? उसने लोगों की तरफ देखा और पूछा कि किसी को पता है कि किरचिल ने सबको यहाँ दोबारा क्यों बुलाया है? तब उसके सामने बैठे आदमी ने हाथ उठाया और कहा, किसी को कुछ नहीं पता, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरा जूनियर असिस्टेंट भी अब तक नहीं आया, तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। एक गंजे आदमी के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद टपक गई। उसने कहा, इतनी अर्जेंट काउंसिल मीटिंग कोई मजाक नहीं होती। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पूछा कि अगर हाउस सिल्वेस्टर का सरप्राइज अटैक होने वाला हो तो, जब हम सब यहाँ इतने सुरक्षित बैठे हैं। तब पहला आदमी डर के मारे ऊपर देखता और कहता है कि बस कर, यह हमारे लिए सबसे बुरा वक्त है तेरा पैरानोया सुनने का। मुझे मुश्किल से यकीन होता है कि वो इतनी हिम्मतदार होंगे कि दोनों बड़े परिवारों के बीच नए समझौते को तोड़ दिया जाए। फिर उसने अपना हाथ एक तरफ फैलाया और कहा कि वैसे भी युद्ध शुरू करने के लिए हिज मैजेस्टी की ऑफिशियल परमिशन जरूरी है। फिर दूसरे आदमी ने हाथ उठाया और बोला कि हर हाल में उन्हें इंतजार ही करना होगा, क्योंकि जैसे ही सर किरचिल उन्हें लीड करेंगे सारे शक खत्म हो जाएंगे। कुछ मिनट बाद अंदर के दरवाजे खुले। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा। वो तेजी से वहां मौजूद लोगों के पास से गुजरा। तब एक आदमी ने सामने बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखकर धीमी आवाज में पूछा कि इसका मतलब क्या है, और ये भी कहा कि उसे लगा कि सर किरचिल ने ही मीटिंग अरेंज की थी, तो ये जवान साहब यहाँ क्यों आए? लियोन आगे बढ़ता रहा, लोगों को अपने पीछे बात करते हुए सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। जब अचानक वहां बैठे लोगों ने पूछा कि वो यहाँ किस मकसद से आया है, ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट अचानक मुड़ गया। उसने सब लोगों की तरफ देखा और पूछा कि क्या उन्होंने वाकई सोचा था कि उसके चाचा ही उनके सामने होंगे। उसका हाथ उस कुर्सी पर था जो फैमिली के हेड की थी, और वो कह रहा था कि अफसोस उसके चाचा इस मीटिंग में नहीं आ सकते। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने ऐड किया कि शायद नहीं आ सकते कहने से ज़्यादा सही होगा अगर वो कहे कि किरचिल आ नहीं सकता।
ये सुनकर एक आदमी ने तनाव भरे चेहरे के साथ पूछा कि आ नहीं सकता का मतलब क्या है और क्या वो ये बात साफ कर सकता है। कुर्सी पर बैठते हुए प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि उसका चाचा मर चुका है। ये सुनकर सबके चेहरे पर शौक और डर उभर आया। सबकी नज़र लियोन पर टिक गई, जिन्होंने शांति से ऐड किया कि अगर वो और सही बोलें तो बूढ़ा मेरे हाथों से गिरा। हाथ बांधकर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसने उनका सवाल जवाब दे दिया है और पूछा कि क्या अब और कोई सवाल है। सब लोगों के चेहरे पर दहशत थी। वो लियोन को खुले मुंह से देख रहे थे। तब अचानक एक आदमी ने मेज पर जोर से हाथ मारा और जोर से चिल्लाया कि अगर ये सब सच है तो। हाथ हिलाते हुए उसने कहा कि उसे डिटेल चाहिए और पूछा कि वो अपने चाचा मारवास क्लैन काउंसिल के सबसे बुजुर्ग सदस्य के कत्ल को कैसे जस्टिफाई कर सकता है जब उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनके पूर्वज का फ्यूनरल किया था। ये सुनकर लियोन ने हल्का सा भाव खड़ा। फिर दूसरे आदमी ने अपनी नजर उस पर टेकाए हुए चिल्लाकर कहा कि चाहे वो क्लैन का हेड हो लेकिन उसे हमें रिपोर्ट देनी ही होगी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट की आंखें हल्की सी चमकी और उसने घोषणा की कि किरचेल एक गद्दार था। ये सुनकर सब लोग एकदम से जम गए। वो लियोन को घूर कर देखने लगे जब वो आगे बोला कि उसका चाचा सिर्फ उसके पिता से मुंह नहीं मोड़ा था बल्कि उनके दुश्मन हाउस सिल्वेस्टर को जरूरी जानकारी दी थी और ऊपर से वो उसके लीगल अधिकार यानी कि फैमिली की उत्तराधिकारी होने के हक को भी छीनने वाला था। ये सुनकर एक आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। लियोन ने हाथ उठाया और कहा कि उसे समझ नहीं आता कि इतनी सारी वजहें होने के बावजूद उन्होंने उसकी तुरंत मौत के बदले भी उसकी इज्जत बचाने की इतनी कोशिश क्यों की। ये कहकर उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। लंबे सुनहरे बालों वाला आदमी कांपते हुए मुट्ठी बांध रहा था, अपने आप से बोलता हुआ कि मीटिंग का बुलावा जरूर किरचेल ने भेजा था और अब वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो वाकई मर गया है। टकले आदमी ने गुस्से में दांत कस लिए और अपने आप से बोला कि बूढ़े ने इतने जवान लड़के की मौत कैसे होने दी। लेकिन अब किरचेल के लिए अफसोस करने का समय नहीं था। एक और आदमी अपने उंगली काट रहा था, बेचैन होकर कह रहा था कि अगर ये जवान साहब अपने चाचा को बिना किसी जिंदा आदमी को हुक्म दिए मार सका तो उसका मतलब है कि उसने किसी बहुत शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया होगा। ये सोचकर उसने अचानक नजर हटा ली। फिर वो आदमी एकदम खड़ा हो गया और उलझन भरी आवाज में बोला कि उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। हाथ फैलाते हुए वो बोला कि ये बूढ़ा इतना भयानक जुर्म करने की हिम्मत कैसे कर गया। लंबे बालों वाला आदमी उसकी तरफ तेज नजर से देखता है, सब समझ जाता है और खड़े होते हुए कहने लगता है कि हम इसमें शामिल नहीं थे। फिर उसने पूछा कि वो कैसे जानते कि बूढ़ा ऐसे गंदे चाल चल रहा था। लेकिन सबके लिए हैरानी की बात तब हुई जब प्रोटैगनिस्ट ने अपनी उंगली टेबल पर रख दी। उसकी आंखें तेज चमक उठीं और उसने हुक्म दिया, शांति। लियोन ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उनके बयान गलत नहीं हो सकते लेकिन वो फिर भी दोषी हैं इस साजिश को अपने घर के अंदर होने देने के लिए। शॉर्ट हेयरकट वाला आदमी डर के मारे सोच रहा था कि लड़के ने सबको धोखा दे दिया। तभी टकले आदमी ने हाथ उठाया और बोला कि कहानी अच्छी है लेकिन क्या सर किरचेल वाकई गद्दार था, और अगर हाँ तो क्या उसके दोष का कोई पक्का सबूत है, वरना हो सकता है उसने एक बेगुनाह आदमी को मार दिया हो। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप उस आदमी की तरफ देखता रहा। खड़े होकर उसने जवाब दिया कि सबने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे किसी और से ज्यादा समझदार व्यक्ति ने पहले से सोचा था। ये सुनकर एक आदमी ने उलझन में पूछा कि कौन था वो व्यक्ति। तब लड़के ने अपने कंधे पर बैठे शैतान की तरफ देखा। मारवास बड़े मुस्कुराते हुए देख रहा था जब अचानक प्रोटैगनिस्ट ने अपनी चमकती आंखें नीचे कर लीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि जब तुम सब सबूत मांग ही रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं किरचेल का धोखा। रूम में एक जबरदस्त जादुई ऊर्जा भर गई। हाथ नीचे न करते हुए लियोन बोला, मैं मारवास क्लैन का वैध बेटा बुलाता हूं एक खोई हुई आत्मा को। ये कहकर पूरा महल हिलने लगा। जमीन से गॉब्लिन्स निकलने लगे, उनकी संख्या हर सेकंड बढ़ रही थी। प्रोटैगनिस्ट के हाथ के ऊपर एक किताब खुल गई। ये देखकर सब लोग दहशत से चीखने लगे, पूछने लगे कि उसने ये कैसे किया। फिर अचानक गॉब्लिन्स के बीच सर किरचेल नजर आया। छोटी हरकत वाला आदमी डर के मारे चिल्लाया कि क्या उसने वाकई हमारे क्लैन की भूली हुई अला जादू कला ढूंढ ली है। उसकी आंखें खौफ और घबराहट से भर गई। प्रोटैगनिस्ट ने सबकी तरफ देखते हुए बूढ़े से पूछा कि क्या वो अब यहाँ सबके सामने अपने गुनाहों को कबूल करेगा। अपनी बाकी होश खो चुके किरचेल ने अंधेरी जादुई ऊर्जा में लिपटा हुआ खड़ा होने की कोशिश की। एक आदमी ने डर से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है। लियोन ने बिना इमोशन के कहा कि मैं इस सवाल से थक गया हूं। फिर बोला, इसमें ऐसा हैरानी वाली क्या बात है जब नेक्रोमैंसी खुद मारवास घराने की वंशज अला कला है। उसके गॉब्लिन्स जिनकी आंखें चमक रही थीं, पागलपन से मुस्कुरा रहे थे जब अचानक लंबे सुनहरे बालों वाला आदमी जोर से चिल्लाया कि सबको भागना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। गंजा आदमी पलटा और उस पर चीख कर बोला, जहन्नुम में जल जाओ। लंबे काले बालों वाला आदमी अपने साथी के पास भागा और चिल्लाकर पूछा, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसके साथी का तो सिर ही नहीं था। बेजान जिस्म जमीन पर गिर गया। वसल के चेहरे पर असली डर लिखा था। लंबा सुनहरा बालों वाला आदमी जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाकर दया मांगने लगा। उसके पैर काट दिए गए थे। तभी उसने ऊपर देखा, सामने प्रोटैगनिस्ट खड़ा था। लियोन की आंखें चमक रही थीं और वो धमकाती आवाज में बोला, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। उसकी किताब से एक तेज रोशनी निकली और वो बोलता रहा, तुम लोग तब तक सुनोगे जब तक मैं इस परिवार का मुखिया सब कुछ कह ना दूं। इन अल्फाज के बाद कर्चिल उस वसल के पास गया जिसके पैर कटे हुए थे।
हड्डी टूटने की आवाज़ के साथ वो झुक गया। फिर बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोला। प्रोटैगनिस्ट ने अपने मरे हुए चाचा को देखा और पूछा, क्या यहाँ एक भी इंसान है जिसे तुम्हारे पापों का ज्ञान नहीं था? ये सुनते ही कर्चल सीधा खड़ा हो गया, अपनी जगह से हिले बगैर मुश्किल से बोला, जो भी पिछले घर के मुखिया की सेवा में था, सब ने उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। हर एक ने, कोई भी उसकी दो मुखी जिंदगी से अनजान नहीं था। ये कहकर सब लोग खौफ में जम गए। प्रोटैगनिस्ट ने बिना किसी एहसास के कहा, तो ऐसा था सब कुछ। उस पल कटे हुए पैरों वाला आदमी उस लड़के को देखकर डर के मारे चीखने लगा, माफी मांगता हुआ। उसका साथी गॉब्लिन से बचकर भागना चाहता था, चिल्लाकर कह रहा था कि वो अपने सारे पापों से तौबा करेगा। गंजा वसल भी डर से भौंस सिकोड़कर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि उसे अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका दिया जाए। तभी उसने अचानक अपनी नज़र एक तरफ घुमाई। प्रोटैगनिस्ट के मॉन्स्टर्स ने सब गद्दारों को मार दिया। ये देखते ही लड़के ने ठंडे लहजे में कहा, ओह। फिर उसने हाथ हिलाया, आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी। लेवॉन बोला, जो शक्ति मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में मिली है, उसके बल पर मैं काउंसिल को घोषित करता हूं। पर उसने बात अधूरी छोड़कर अपनी किताब बंद कर दी। लड़का उस तरफ देखता रहा, आंखों में आग के जैसे जलते हुए, और पूरा किया, नेक्रोमेंसी का अंधेरा कल फिर से हमारे महान परिवार में लौट आया है। 1 मिनट के अंदर प्रोटैगनिस्ट के अलावा सब लोग मर चुके थे। लड़का उन्हें देखता रहा जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी उसने कोने में छुपे आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, सर पुलिन कहाँ मिलेंगे? नौकर डर से कांप गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे देखा गया है। नज़र झुकाकर कांपते हुए आवाज़ में बोला, उन्हें बगावत भड़काने के जुर्म में कैद में डाल दिया गया है। लेओन ने पलट कर कहा, रास्ता दिखाओ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलते ही लड़का रुक गया। पीछे मुड़कर उसने जलती आंखों से कहा, तुम लोग भाग सकते हो अगर चाहो तो, पर मैं अंजाम की गारंटी नहीं देता। उसके घर के नौकर ज़मीन पर बैठे थे, उनकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। जब मालिक ने कहा, अपनी जान के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग सही फैसला लोगे। उसके जाने के बाद भी नौकर खड़े नहीं हो पाए। कुछ देर बाद एक आदमी एलन के दफ्तर में घुसा, तेज कदम से मेज के पास गया, एक चिट्ठी आगे बढ़ाकर बोला, ये आपके लिए है। नोबल घर के मुखिया सिल्वेस्टर ने चिट्ठी हाथ में ली और कहा, मुझे समझ आ गया। उसने फटाफट लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। बिना ऊपर देखे एलन ने कहा, शानदार, लगता है साम्राज्य ने भी मारवाज घराने से मुंह मोड़ लिया है। उसके सामने खड़ा आदमी, जिसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था, मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, उनके पूर्वजों के कामों के अलावा उनके पास दिखाने लायक कुछ नहीं है। उसने नीचे देखा और बोला, उनका धन और मजदूर दोनों ही मजाक हैं। सिल्वेस्टर ने चिट्ठी हिलाकर कहा, अब तो उनके पास पुराने धन से भी कम है। फिर उसने चिट्ठी टेबल पर रखी और कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। चौड़े मुस्कुराहट के साथ आदमी बोला, अगले महीने हम मारवाज घराने को घुटनों पर ला देंगे, नोबेल वॉर शुरू होगी। फिर उसने पूछा, आखिरी दरख्वास्त का क्या हुआ? काम पूरा हुआ? उसका सेवक हाथ बांधकर बोला, सब तैयार है, जरा सा भी डाउट नहीं। एलन ने हाथ बढ़ाकर पूछा, हारने का कोई चांस नहीं? आदमी ने अपने हाथ पीछे किया और बोला, बिल्कुल नहीं सर, हार तभी संभव है जब कोई पूरा नेक्रोमैंसर उन्हें घर को रोशन कर दे या उनका पूर्वज खुद मौत से लौट आए। ये सुनकर सिल्वेस्टर मुस्कुरा उठा, उंगलियां जोड़कर बोला, तो इस जंग में जीत पूरी तरह हमारी है। एक अंधेरे रास्ते से डंजन तक जाने वाली सीढ़ियां थीं, अंदर टॉर्चें जल रही थीं। पुलिन जमीन पर सिर मारते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने कर्चिल के अंधेरे इरादों को अपने रूह में घुसने दिया, मुझे मौत मिलनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। दिल में सोच रहा था, ये कुछ गिने चुने वफादार वसलों में से एक है जो मेरे चाचा के खिलाफ खड़ा हुआ था, मुझे इसे अपने साथ लेना ही होगा। पुलिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था अपने असली मालिक की तरफ देख पाने की। लियून ने बिना कुछ सोचे उसे उठाया, उसकी आंखों में ठंडक थी जब उसने कहा, बहुत काम है करने को, मुझे तेरी मदद चाहिए। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। थरथराती आवाज़ में बोला, क्या मेरी मदद सच में ज़रूरी है? आखिर मैं किस काम का? प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उसके आसपास मक्खियां मंडरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, जाके नहा ले, फिर मेरे दफ्तर में मिल, वहीं सब बातें करते हैं। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा और बोला, वहाँ हम सारी तफसीलात पर चर्चा करेंगे। पुलिन ने हाथ जोड़कर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। उसने जाते हुए मालिक को देखा और बोला, मैं यहाँ और अभी आपकी अनंत वफादारी की कसम खाता हूँ। दिन के टाइम नीले आसमान में बादल तैर रहे थे। शाम को भी वही मंजर था। रात होते ही लियोन ने तारों से भरे आसमान की तरफ देखा। अचानक एक डेमन उसके कंधे पर आ कूदा। वो बिना कुछ कहे अपना पंजा चाटता रहा। मारवास ने उस लड़के से पूछा, अब तू क्या करेगा? क्योंकि फैसला उसका था। इस पर मेन कैरेक्टर ने सोच विचार में अपना हाथ थोड़ी पे रखा। जब डेमन काम से फारिग हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए अपना पंजा नीचे किया। कुछ देर बाद पोलैंड ऑफिस में आया और हैरानी से भौएं चाहकर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाथ उठाते हुए उसने अचानक चिल्लाया, इतना रिस्की सोचना भी डरावना है, क्योंकि सिल्वेस्टर्स से मिलने के लिए अगर वो केचेल बनकर जाता तो आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसके लिए जबरदस्त एक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या इतना काफी है? उसी पल जमीन से एक काली एंटिटी निकलकर ऊपर आई। वो तेज गति से इंसानी रूप लेने लगी। कुछ सेकंड्स बाद केचेल सामने खड़ा था। बुजुर्ग ने अपना सर झट से झुकाकर पूछा, ये किस शैतान का काम है? उसके चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंद बहती गई जब उसने सोचा
लीडर इतना शांत कैसे रह सकता है? आखिर उसने अपने खुद के चाचा का जिंदा लाश बना दिया था। उसने पावरफुल प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा जिसके पास एक किताब उड़ रही थी और कहा, बाकी वासल्स ने मुझे पहले ही बता दिया था। पर ये तब पोलैंड ने अपने हाथ जोड़कर खुशी से चिल्लाया, तो मतलब ये अफवाहें सच थीं कि तुमने नेक्रोमेंसी सीख ली है? लेओन, जिनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, बेपरवाही से बोला, मुझे ऐसा ही लगा था। आदमी ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की कि कांप उठी और खुद से कहा, मारवा के घराने के दौर में हम सब कुछ पा सकते थे, फिर आसमान हमारे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहा है? ये सोचकर उसने अपनी मुट्ठी मुंह के पास ले आया। कुछ सेकंड्स बाद पोलैंड ने उस जिंदा किए गए बुजुर्ग को देखा और कहा, मुझे लगता है डेड किर्चिल को कंट्रोल करके मास्टर कुछ समय तक सिल्वेस्टर हाउस को चला सकता है, लेकिन उन्हें धोखा देना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं, क्योंकि लाश इंसान की बोलचाल, लिखावट और बर्ताव को पूरी तरह से नहीं दोहरा सकती। बुजुर्ग चुपचाप भौहें चढ़ाए खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सबऑर्डिनेट की तरफ देखा और कहा, वैसा होता अगर ये असली किर्चिल की लाश होती, पर मेरे सामने तो एक डॉपलगैंगर की लाश है जिससे मिलने का मुझे मौका मिला था। ये कहकर बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में जादू की एनर्जी का एक बादल उभर आया। लियोन ने समझाया, ये एक मॉन्स्टर है जो किसी इंसान को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है, पर्सनैलिटी, याददाश्त और एबिलिटीज तक। पॉल बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि कुर्चिल के हाथ में मैजिक एनर्जी थी। तब प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप सबकी तरफ देखा। उसके जहन में एक याद उभर आई। तलवार से खून टपक रहा था। तुरंत बाद आखिरी मशाल बुझ गई। एक मरी हुई मॉन्स्टर लड़की के रूप में उसके पैरों के पास पड़ी थी। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने उस मॉन्स्टर की तरफ देखा और पूछा, इसका नाम क्या है? वो मरी हुई लड़की जमीन पर पड़ी थी और डेमन ने जवाब दिया, ये डॉपलगैंगर है। उसने उस मॉन्स्टर की तरफ संतुष्टि से देखा और समझाया, ये ऐसे इंसान को कॉपी करता है, उनकी शख्सियत, याददाश्त और एबिलिटीज तक। मारवास ने तस्वुर किया कि ये मॉन्स्टर जंगल में घूमते हुए किसी जोड़े को देख रहा है और कहा, ये धोखेबाज मखलूक अक्सर उन मुसाफिरों को कॉपी करती है जो अपने ग्रुप से पीछे रह जाते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए डेमन ने अपना पंजा फैलाया और कहा, जाहिर है ये असली शिकार को मारकर उसके साथियों को खा जाता है। मारवास की बात सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ थोड़ी पे रखा और बोला, डॉपलगैंगर? ये रिएक्शन देकर डेमन हंस पड़ा और पूछा, वैलून कहना पड़ेगा, बेटा बाप पे गया है क्या? 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मरे हुए मॉन्स्टर को अंधेरे जादू से घेरा गया। लियोन ने डॉपलगैंगर को फिर से जिंदा कर दिया। मॉन्स्टर लड़की की आंखें फिर से चमक उठी। मारवास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने कीमती वंश के लिए वफादार नौकरों को जिंदा रखकर बड़ी मेहरबानी की है। मॉन्स्टर लड़की दोबारा जी उठी और अपने नए मास्टर के सामने चुपचाप खड़ी रही। लियोन ने डेमन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये मुमकिन है? मारवास ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। फिर कहा, लेकिन याद रखना, ये मखलूक सिर्फ उन लोगों को कॉपी कर सकती है जिनसे नेक्रोमांसर ने खुद मुलाकात की हो। अचानक लड़की के ऊपर एक अंधेरा जादू का बादल बन गया जिसमें आंखें चमक रही थीं। डेमन ने आगे कहा, और ये भी समझ लो कि कोई भी ज्यादा पावरफुल मैजिकल टारगेट कभी भी डॉपलगैंगर से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। मारवास ने प्रोटैगनिस्ट की तरफ संतुष्टि भरी नजर से देखा और पूछा, सब समझ गया ना? चाहे तो कितना भी टैलेंटेड हो, अभी भी रॉ है। लड़का उसकी तरफ खाली आंखों से देखता रहा। उसके हाथ में पकड़ी किताब के इर्द गिर्द पावरफुल मैजिक एनर्जी घूम रही थी। मारवास ने कहा, चाहे तो किसी की रूह को सील कर ले, उसकी वफादारी हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी, और अगर तू अपना कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं रख पाया तो वो रूह अंत में मिट जाएगी। डेमन ने भौहें चढ़ाए हुए कहा, मार्वस के घराने से तभी निकलना जब अपनी मुश्किल का कोई साफ रास्ता ढूंढ ले। प्रोटैगनिस्ट के आसपास अंधेरा जादू छा गया और उसने मजबूती से जवाब दिया, मैं अपने परिवार से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। उसने सोचा आम लोगों का कत्ल और उनका जलाना, फिर बोला, ये तो बिल्कुल साफ है, मेरे नहीं होने पर क्या होगा? स्टेट के बेगुनाह लोग या तो मारे जाएंगे या फिर सिल्वेस्टर के हमले के बाद उनके कब्जे में चले जाएंगे। डेमन के माथे पर निशान चमका और उसने पूछा, क्या तू वाकई उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा? उसी पर लियोन की आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, मैं खुशी से अपनी जान उनके लिए दे दूंगा। मारवास ने उसकी तीखी नजर से नजर मिलाई और सोचा, क्यों? क्या ये सिर्फ एक फर्ज या फैमिली के प्रति वफादारी के लिए है? आखिर ये सब किस लिए? फिर उसके जहन में और गहरे सवाल उभर आए। ये सोचकर उसने अपनी नजर